हाँ जी, होलसेल प्राइस क्या होता है? ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं हम। होलसेल प्राइस क्या होता है, आइए सीख लेते हैं। पहले समझ लेते हैं चीज़ों को कि होता क्या है। देखो, आज तक हमने इनवॉइस प्राइस पढ़ा था, अब होलसेल प्राइस हमें पढ़ना है। ये हमारे पास हेड ऑफिस है। ये हेड ऑफिस जो है वो अपनी ब्रांच को कुछ सामान भेजता है। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान भेजा इनवॉइस प्राइस पे। इसको हम कहते हैं एट इनवॉइस प्राइस। एट इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या हुआ कि सर बोला गया कि हेड ऑफिस के पास में ये चीज परचेज की गई थी 100% अमाउंट पे, यानी कि कॉस्ट टू हेड ऑफिस कितनी थी? 100। अब ब्रांच को बेचने को बोला गया कि सर आप इसको बेच देना फॉर ₹125 ईच। तो ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है सर? ये डिफरेंस है इनवॉइस प्राइस। ये डिफरेंस है इनवॉइस प्राइस। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ब्रांच ने आगे ये सामान अपने कस्टमर को बेचा, और ब्रांच है ना बहुत समझदार थी। तो ब्रांच ने अपने कस्टमर को ये जो सामान बेचा, ये बेचा ₹150 ईच या फिर ₹200। ₹200 ईच। अब जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, यही क्या है हमारे पास में? होलसेल प्राइस है। इसको हम क्या कहते हैं? होलसेल प्राइस। ओके, होलसेल प्राइस। तो दोनों के बीच का डिफरेंस पता लग गया आप लोगों को? इनवॉइस प्राइस और होलसेल प्राइस क्या होता है? हमने इनवॉइस प्राइस तो पहले से पढ़ रखा था, होलसेल प्राइस को और समझ लिया हमने। कोई शक? अब हमें क्या करना है? अपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाने हैं, जैसे कि हमने अभी बनाए थे लास्ट क्लास में। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था हमने। तो ऐसे ही होलसेल प्राइस पे हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाने हैं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन के साथ समझेंगे इन चीज़ों को। क्वेश्चन के साथ समझेंगे इन चीज़ों को। उससे पहले एक छोटा सा फॉर्मेट मैं आप लोगों के साथ में बनाना चाहूँगा। सुनो जी, ये ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट हमने बनाना लास्ट क्लास में भी सीखा था, और इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन अभी आपको खास नहीं लग रहा, थोड़ा सा अलग है ये। इसकी फिगर्स थोड़ी अलग तरीके से निकाली जाती हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक हो सकता है हेड ऑफिस के पास भी और ब्रांच के पास भी। मैंने दोनों जगह टिक लगाया हुआ है। परचेजेस सिर्फ हेड ऑफिस करता है क्योंकि वो ब्रांच को ट्रांसफर करता है। तो ब्रांच की सेपरेट परचेजेस तब होंगी जब वो इंडिपेंडेंटली काम करेगी। ठीक है। अच्छा, अब इन परचेजेस में से कुछ गुड्स सेंड कर दिए जाएंगे हेड ऑफिस के द्वारा। तो हेड ऑफिस पे टिक लगाया। ब्रांच के द्वारा नहीं, अमूमन नहीं होते तब तक जब तक कि ब्रांच आगे फर्दर ब्रांच को ट्रांसफर ना कर दे। ठीक है। तो ये एचपी ट्रेडिंग अकाउंट है, ये सॉरी एचपी मुंह से निकल गया, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है। इसमें हमें नॉर्मली उसी तरीके से काम करना है जैसे कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। तो जहां जहां पे भी अभी तक 2 बार मैंने बोला जब तक कि आप उसको इग्नोर करेंगे, वैसा कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दोनों के पास हो सकता है। परचेजेस हेड ऑफिस करेगा और सेंड कर देगा किसको? ब्रांच को। तो मैंने हेड ऑफिस के ऊपर टिक लगाया, ब्रांच के ऊपर क्रॉस किया। अब वो जो उसका अमाउंट होगा, ये वाला अमाउंट जो गुड्स सेंड किए जाएंगे, वो गुड्स रिसीव्ड वाला माना जाएगा। तो देखिए गुड्स रिसीव्ड, हेड ऑफिस किससे गुड्स रिसीव कर सकता है? तो देखिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, और यही वाला अमाउंट जो पीछे मैंने क्रॉस लगाया, ये वाला अमाउंट, ये गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये हमारे पास में ब्रांच के अपने पास कोई गुड्स सेंड नहीं है। ये हेड ऑफिस ने जो गुड्स सेंड किया है
वही हमारी गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच बन गया है। तो ये दोनों अमाउंट सिमिलर ही हो सकते हैं। दोबारा बोलूं, दोबारा बोलता हूं, गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो मैंने हेड ऑफिस के ऊपर टिक लगाया और ब्रांच के ऊपर क्रॉस लगाया, तो ब्रांच गुड्स सेंड नहीं कर रहा, गुड्स कौन सेंड करता है? हेड ऑफिस करता है, तो हेड ऑफिस के ऊपर टिक लगा दिया। अब ब्रांच गुड्स रिसीव करती है, तो देखो मैंने हेड ऑफिस के ऊपर क्रॉस लगा दिया और ब्रांच का के ऊपर टिक लगा दिया। यानी कि हेड ऑफिस रिसीव नहीं करता कहीं से गुड्स, ब्रांच रिसीव करती है, तो ब्रांच के ऊपर टिक लगा दिया। सेल्स ब्रांच और हेड ऑफिस दोनों ही कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं ना कि हेड ऑफिस ने जो सामान भेजा है वो सारा का सारा ही भेज दिया और कुछ अपने पास भी रख सकता है। तो उसने दोनों के ऊपर मैंने टिक लगा दिया और ब्रांच तो सेल करेगी ही करेगी। क्लोजिंग स्टॉक दोनों के पास बचा हुआ हो सकता है, ठीक है जी। और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों के हो सकते हैं आप अपने अपने। अच्छा, इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों के हो सकते हैं। स्टॉक रिजर्व सिर्फ हेड ऑफिस बनाता है, ब्रांच के प्रॉफिट्स के ऊपर रिकॉर्ड करके रखता है ब्रांच का प्रॉफिट, रिकॉर्ड कौन कर रहा है? हेड ऑफिस, क्योंकि वो कंट्रोलिंग पावर है। और यहां मैंने इसको क्रॉस लगाया हुआ है। नेट प्रॉफिट आ जाएंगे। अब स्टॉक रिजर्व क्या होता है? कभी आपने सोचा ये स्टॉक रिजर्व होता क्या? ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक पे आता है। हायर परचेज हमारे ब्रांच अकाउंट के अंदर मैंने बहुत बार आप लोगों को ये स्टॉक रिजर्व बोला, और हायर परचेज के अंदर भी होता है। लेकिन ये स्टॉक रिजर्व होता क्या है, कुछ मालूम है आप लोगों को? जी हाँ, उसके अंदर क्या आता है ये तो मालूम है आपको। मैंने कहा ये बनाया क्या क्या है, ये कौन बनाता है? ये कॉस्ट पे बनाने के लिए होता है। जैसे आपके प्रोविजंस होते हैं ना जी, ऐसे ही एक रिजर्व बनाया जाता है अगेंस्ट स्टॉक, जिसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन को कैंसिल किया जाता है। तो स्टॉक रिजर्व बनाया जाता है ओपनिंग और क्लोजिंग पे। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग तक क्या हो जाता है? लैप्स हो जाता है, और क्लोजिंग में फिर एक और स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ता है। यानी कि मान लीजिए अगर आपके ओपनिंग स्टॉक के ऊपर आपकी प्रॉफिट मार्जिन 6,000 रुपए थी, तो क्लोजिंग तक आते आते आपको उसको लैप्स करना पड़ेगा, और क्लोजिंग में आकर के आपको एक और नया स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ेगा। सर दोनों का डिफरेंस नहीं बना सकते? नहीं, दोनों का डिफरेंस नहीं बना सकते, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं है। खैर अभी थोड़ी देर में मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, तब आपको बहुत अच्छे से और चीजें पता लगेंगी। अभी तो थियोरेटिकली मैंने ऐसे ही बोल दिया। चलिए, ये फॉर्मेट है हमारे पास में, और इसमें कुछ चीजें थी जो कि समझानी जरूरी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये बनाया। अब मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ में करता हूँ। क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा चीजें समझ में आएंगी और इस फॉर्मेट को भी अच्छे से समझ पाएंगे कि हमारे पास में क्या बैलेंसिंग फिगर्स होती हैं और किस तरीके से हमें काम करना है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो जी, 6th क्वेश्चन दिया हुआ है और 8th क्वेश्चन दिया हुआ है, आपकी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ेंगे, चीजों को ध्यान से समझना आना चाहिए। बीटा हैविंग, एक सेकेंड, हाँ जी सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। बीटा हैविंग हेड ऑफिस एट मुंबई ब्रांच एट नागपुर, बीटा हैविंग हेड ऑफिस एट मुंबई हैज ए ब्रांच एट नागपुर, ठीक है जी। द हेड ऑफिस डज होलसेल ट्रेड एट कॉस्ट प्लस 80%। बात समझ में आई आपको? ये सर हेड ऑफिस है, ये हमारी ब्रांच है। कॉस्ट प्लस 80% का मतलब क्या हुआ सर? कॉस्ट थी 100, प्रॉफिट है 80, तो टोटल कितना हो गया? यानी कि इनवॉइस प्राइस हमारा कितना हो गया? 180। ये हमारा आईपी हो गया। अच्छा जी, द गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट होलसेल प्राइस कॉस्ट प्लस 80%, ठीक है जी, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
ये हमारे को इनवॉइस प्राइस पे ही दिया हुआ है, होलसेल प्राइस। और आगे लिखा हुआ द ब्रांच एट नागपुर इज होली एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड एंड गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस प्लस 100%। कॉस्ट टू हेड ऑफिस प्लस 100%, ये हमारी हेड ऑफिस था, होलसेल प्राइस था ये हमारा 180। वैसे तो आगे इसने फर्दर इसको बेच दिया तो हम इसको इनवॉइस प्राइस ही मानते। तो ये हमारे पास में क्या, कस्टमर। अब कस्टमर को वो कितने का दे रही है, सर कॉस्ट टू हेड ऑफिस लिखा, ध्यान दे देना, कॉस्ट टू ब्रांच नहीं लिखा। अगर कॉस्ट टू ब्रांच लिखा होता ना तो बेस 180 हो जाता। तो कॉस्ट टू हेड ऑफिस लिखा हुआ 100 और प्लस 100%, तो 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 200%। ठीक है, तो इस चीज को हम यहां पे लिख सकते हैं इस तरीके से कि हमारे पास में हमने अभी क्या बनाया, हमने देखा जो भी हम लिखेंगे, जो भी हम देखेंगे उसको लिखेंगे। और सबसे पहले ये मेरा हेड ऑफिस था, हेड ऑफिस ने आगे जो सामान भेजा है ब्रांच को, वो कॉस्ट 100 और प्रॉफिट 80 यानी कि 180 पे। और आगे जो ब्रांच कस्टमर को भेजेगी वो भेजेगी कॉस्ट 100 और प्रॉफिट 100, टोटल 200। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा चलिए क्वेश्चन को देखते हैं आगे और क्या कहा गया है। फॉलोइंग डिटेल्स आर फर्निश्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। क्या डिटेल्स है, लिखा हुआ ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है हमारे को। ओपनिंग स्टॉक केवल हेड ऑफिस का दिया हुआ है तो हेड ऑफिस वाले कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, जो अभी हमने फॉर्मेट बनाना सीखा था। ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ, ब्रांच की परचेजेस नहीं दी हुई, वैसे भी नहीं होती। गुड्स सेंड टू ब्रांच कॉस्ट टू हेड ऑफिस प्लस 100% प्लस 80%, 9,54,000। ये कहां पे आएगा, ये हेड ऑफिस में आएगा जी, ये हेड ऑफिस ने आएगा, गुड्स सेंड किया गया क्रेडिट साइड पे। हाँ ठीक है जी, और सेल्स ब्रांच ने भी किया है और हेड ऑफिस ने भी किया है। ऑफिस एक्सपेंसेस दोनों के हुए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस भी दोनों के हुए, स्टाफ सैलरी भी दोनों ने ही पे किया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, पहले अपना वो बना लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं, जो हमने फॉर्मेट बनाया था, अभी सीखा था। फॉर्मेट बना करके अपना काम करते हैं हम लोग। आइए जल्दी जल्दी से फॉर्मेट बना लेते हैं। तो शुरुआत एक इजी क्वेश्चन के साथ ही करेंगे ताकि चीजें समझने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा वो। हाँ जी, मॉड्यूल नहीं लाए हैं आप, कोई बात नहीं, यहाँ पे स्क्रीन पे तो दिख रहा है आपको। एक एक चीज को देखेंगे और लिखेंगे, कोई बात नहीं, मैं दिखा रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ बेटा, शांति रखो। शोर मत कीजिए। लीजिए लो, ये सामने हमारे क्वेश्चन दिया हुआ, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ सबसे पहले तो, है ना। चलो एक काम करो, 2 मिनट लो, खुद बनाओ, देखें क्या करते हैं आप लोग। देखिएगा सबसे पहली चीज क्या लिखी हुई है, ओपनिंग स्टॉक। मैं गया ओपनिंग स्टॉक में, मैंने यहां लिखा टू ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक किसका था मेरे पास में, हेड ऑफिस का था, 2,25,000 रुपए, है ना। तो ये मैंने यहाँ पे 2,25,000 लिख दिया और ब्रांच में कर दिया नील। ठीक है जी, फिर दी हुई है परचेजेस 25,50,000 रुपए की, तो मैं 25,50,000 रुपए टू परचेजेस लिख देता हूं। ठीक, और ब्रांच में डैश का साइन लगा दिया नील। आगे चलते हैं,
ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेजेस हो गया, गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखा हुआ है, कॉस्ट टू हेड ऑफिस प्लस 80%, 9,54,000, ठीक है जी। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो कहां लिखूं? क्रेडिट साइड में बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना अमाउंट था? 9,54,000। अच्छा, अब यही मुझे कहां लिखना पड़ेगा? टू गुड्स सेंड टू ब्रांच में, हेड ऑफिस नहीं ब्रांच में, 9,54,000। कोई शक तो नहीं है किसी को? ठीक है जी, सेम अमाउंट मैंने लिख दिया। चलिए, नहीं, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस ऐसा नहीं लिखेंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच ही लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, सेल्स दी हुई है हमारे को, सेल्स दी हुई है हेड ऑफिस की भी और ब्रांच की भी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हेड ऑफिस की हेड ऑफिस में और ब्रांच की ब्रांच में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय सेल्स। ऐसा तो नहीं है ना कि हेड ऑफिस ब्रांच को सामान सेंड करने के बाद में कुछ सेल्स कर ही नहीं सकता, ऐसा थोड़ी कुछ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स 27,81,000 रुपए हेड ऑफिस की थी और ब्रांच की थी 9,50,000 रुपीज। डन। अच्छा जी, ऑफिस सेलिंग एंड स्टाफ सैलरी 90, 72, 65, 85, 63 और 12,000 रुपीज, ठीक है। ये सब कुछ हमको यहाँ पे लिखना है इनडायरेक्ट के अंदर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो चीजें मुझे दी हुई हैं उनको तो मैं लिखूंगा ही, एक ग्रॉस प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक मुझे लिखना है, उसकी मैं जगह छोड़ दूंगा, ठीक है ना, ताकि जो चीजें मुझे लिखनी है वो तो पहले मैं पूरा कर ही दूं इसको। क्यों जी, सही है ना? हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं लॉस आया कि प्रॉफिट आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैंने यहां पे लिख दिया टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंस थे हमारे पास में, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, ये P&L अकाउंट है, और स्टाफ सैलरी। अमाउंट यहां पे 90,000 था और यहां पे 8,500 था। सेलिंग एक्सपेंसेस जो थे 72,000 थे और 6,300 थे, और स्टाफ को सैलरी 65,000 और 12,000 है ना? जी जनाब, 65,000 और 12,000, ठीक है जी। बस अब बिल्कुल शांत बैठेंगे, कोई कुछ नहीं लिखेगा, मेरे को देखेगा, सारे मुझे देखेंगे। देखो जी, ध्यान से सुनो, हमारे को एक तो लिखना है अब क्या, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सर जब गिवन नहीं है तो क्यों लिख रहे हो, अभी पता लग जाएगा। लेकिन हमारे को प्रॉफिट मार्जिन है, हमारे पास में प्रॉफिट मार्जिन है, तो मैं यहां पे ना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता हूं, मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता हूं। किस तरीके से निकाल सकता हूं? देखो, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स के ऊपर होते हैं ना, हेड ऑफिस की सेल्स कितनी है, एक वर्किंग नोट बनाएंगे, एक वर्किंग नोट बनाएंगे नीचे, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, पहले हेड ऑफिस का और फिर ब्रांच का, ठीक है ना। तो हेड ऑफिस का सेल्स कितना है, 27,81,000 और प्लस एक और भी सेल्स है ना, 9,54,000, यही है ना जी? हाँ जी। अब देखो ये कितना टोटल अमाउंट हुआ, बताना जरा भाई। ये तो उसने खुद सेल किया था और जो ब्रांच के पास भी था, मतलब वो सेल्फ भी कर रहा था। कितना? 37,35,000
35,000। इतना माल उसने सेंड किया था और साथ में कुछ अपने आप भी बेचा था, तो जो भेजा है वो भी तो बिकेगा ही ना, उसके ऊपर भी तो प्रॉफिट मार्जिन है ना, है कि नहीं है बोलो। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमने जो ब्रांच को भेजा है वो सामान भी बिक गया है। चलो ठीक है, तो ये 3,73,000 37,35,000 रुपए का अमाउंट है। ये अपने आप में कितना परसेंट है सर? ये 180% है। तो बताओ 80% कितना होगा? 16,60,000 रुपए। तो मैं यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट में लिख देता हूं 16,60,000 रुपए। ठीक है जी, 16,60,000 रुपीज। ऐसे ही मुझे ब्रांच का भी निकालना होगा। नंबर 2 मैं ब्रांच का निकाल लूंगा, और ब्रांच की भी सेल्स है हमारे पास में। बोलो कितना? 9,50,000। अब कोई बच्चा ऐसा है जो मुझे ये कहे कि सर ब्रांच की दोबारा क्यों लगा रहे हो, ब्रांच की अभी तो आप इंक्लूड कर चुके हो। देखो मैं दिखाता हूं। अच्छा ठीक है, मेरे बच्चे इतने समझदार हैं, पता नहीं रिकॉर्डिंग देखने वाला समझदार होगा या नहीं होगा, उसको सब समझाना पड़ेगा, है ना। सबको सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। तो देखो हमने शुरुआत में क्या कहा, हमने शुरुआत में ये कहा, बच्चे ना क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में, कहते हैं सर अभी आपने देखो गुड्स सेंड टू ब्रांच को भी इंक्लूड कर लिया और वही तो उसने सेल किया होगा। तो बच्चा ये सोचता है नहीं सर, हेड ऑफिस ने जो सामान भेजा है उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन मैंने कितनी लगाई है? 80। किस पे? 180 पे। लेकिन ये जो गुड्स सेंड किए गए थे ब्रांच को और रिसीव हुए हैं ब्रांच को 9,54,000 पे, 9,54,000 के, उसको आगे फर्दर बेचा गया, उसको आगे फर्दर बेचा गया, उसको फर्दर बेचा गया कितना? कुछ और प्रॉफिट मार्जिन पे। तो ये प्रॉफिट मार्जिन किसकी है? ब्रांच की है। ये किसकी है? ब्रांच की है। ओके, अब वो कितनी है बताओ? क्या वो 100% है? नहीं सर। देखो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? यहां पे ये जो कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट टू हेड ऑफिस लिखा है, कॉस्ट टू हेड ऑफिस 100, और फिर उसके बाद में बढ़ाया गया कितना? और 100। लेकिन इसमें से 80 तो ऑलरेडी यहां कवर्ड हो चुका था ना, तो रह गया कितना है सर? 20 रह गया है। तो हम कंसंट्रेट करेंगे 200 पे 20 को, ना कि 200 पे 100 को। अगर गलती से भी 200 पे 100 को कर लिया ना, तो वो 80% डबल बार आ जाएगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ में ना आई हो तो अभी के अभी यहीं के यहीं दोबारा पूछ लो, दोबारा बता दूंगा। देख लो, मैंने ये बोला, देखो यहां लिखा क्या था, ध्यान देना, मुझे क्वेश्चन पूरा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को सिखाने में इंटरेस्ट है। पहले मैं ये कहता हूं कि सर हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा 80 रुपीज ऐड करके, ठीक है ना, 100 प्लस 80 180 पे। अब ब्रांच के पास आ गया ये 180 पे, और इसने प्लस 20 किए होंगे तभी इसने 200 पे बेचा होगा। लेकिन इस 200 की बाइफर्केशन क्वेश्चन के अंदर क्या दी हुई है? कहता है हेड ऑफिस से जो 100% पे आया है ना, उसके अंदर 100 और ऐड कर दो। ये भी कह सकता था क्वेश्चन कि ब्रांच के पास जो आया है उसमें 20 और ऐड कर दो, लेकिन ये जान के कंफ्यूज करना चाहता है हमें। लेकिन हम थोड़ी ना कंफ्यूज होने वाले, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ लिया था कि कॉस्ट टू हेड ऑफिस लिखा था। अरे शाबाश सर, इसका मतलब अगर कॉस्ट टू ब्रांच लिखा होगा तो फिर तो इसका मतलब बात बिल्कुल सही हो जाएगी कि 80 तक कवर हो चुके हैं, 20 और लेने। तो ये ध्यान रखना चीजों का, ये टर्म्स के अंदर खेल जाते हैं तुमसे कई बारी, और हमें ये लगता है अरे 4 ही पॉइंट का तो क्वेश्चन है, अभी करके दिखाता हूं, और घर पे आकर के माता जी को बोल भी देते हैं तेरे लाल के 100 में से 100, फिर नंबर नहीं आते। ध्यान रखना बेटा। अच्छा जी, चलो अब ज्यादा गंदगी नहीं फैलाते हुए इसको यहां से साफ कर देते हैं थोड़ा थोड़ा।
अच्छा जी, तो चलो सर अब हम हेड ऑफिस के बना रहे थे और उसके बाद अब सेल्स का बनाना पड़ेगा। तो अब किसी को इस बात पे आपत्ति नहीं है अगर मैं 20/200 लिख देता हूं तो कितना आगे? सच सच बताओ। 95,000। ओके सर, तो ये हमारा वर्किंग नोट हो गया। इसका मतलब हमारा ये सॉल्यूशन आगे वाले की कॉपी में से नहीं आया, खुद हमने ही बनाया। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। अब बैलेंसिंग फिगर जो है वो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। और ये कहां से आया अपने पास में? सर वर्किंग नोट से आया। वर्किंग नोट शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर। क्लोजिंग स्टॉक बताया नहीं अब तक आपने मेरे को। 7,99,000। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं ये 99,000 रुपए कितने परसेंट पे है? 100, 180 या 200? तो क्या बोलोगे? देखा, बताओ बताओ। सर ये अपने आप में 180% पे है। हाँ, क्योंकि हमने इसके प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी निकाल लिए हैं। ये वापस 180 पे ही आ गया जितने पे इसको भेजा गया था, क्योंकि उसके प्रॉफिट हम काउंट कर चुके हैं ना 95। चलो अब ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ जाएंगे बाय जीपी 16,60,000 और 95,000, यही वाले अमाउंट है ना जी। ये देखो ये रे, और ये 95 ये रहा। अब हम हमारे पास में निकाल सकते हैं अपने पास में नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट। कितना आ गया? ओहो, एक गलती तो हो गई ना, स्टॉक रिजर्व नहीं बनाया ना मैंने। हाँ, तो यहां लिखेंगे सर स्टॉक रिजर्व। टू स्टॉक रिजर्व। हाँ जी, पहले मेरे को एक बात बताना, ये स्टॉक रिजर्व बनाएगा कौन? ब्रांच बनाएगी या हेड ऑफिस? हेड ऑफिस बनाएगा, क्योंकि ये बात पे डिपेंड करता है ना कि हेड ऑफिस वाले कॉलम में आए या फिर ब्रांच में आए। तो हेड ऑफिस वाले कॉलम में आएगा। अच्छा, कितना था क्लोजिंग स्टॉक? 99 या फिर 7 लाख? 99,000 के ऊपर बनाया जाएगा स्टॉक रिजर्व, क्योंकि हम ब्रांच के ऊपर नजर रख रहे हैं, उसके लिए स्टॉक रिजर्व बना रहे हैं। अपना प्रॉफिट तो हम कंप्यूट कर चुके हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास में क्या आएगा? ये 99,000 के ऊपर। अब महाराज आपने 44,000 बोला तो सही, लेकिन कैसे? 80/180 कितना आएगा ये? 44,000। 99,000 के ऊपर। और अब हम लिख देंगे यहां पे क्या अपने? नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, इसको यहां से थोड़ा सा रब कर देता हूं मैं, इसको यहां लिख देता हूं हेड ऑफिस। हाँ जी, ये अमाउंट बताइएगा। 13,89,000 और सर इसका 68,200। ये है जी हमारा कौन सा वाला सर? स्टॉक रिजर्व। हेड ऑफिस बनाएगा स्टॉक रिजर्व ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक पे। ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 99 है ना। 99 के ऊपर 80/180 जिस पे उसने सेंड किया था। 44,000 का स्टॉक रिजर्व उसको चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है पूरा। यहां से और ये रहा हेड ऑफिस का और ब्रांच का, दोनों का वर्किंग नोट हमें बनाना पड़ेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इलिस्ट्रेशन नंबर 8 है आप ही के मॉड्यूल का। हाँ वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, ये इलिस्ट्रेशन है। देखो क्या लिखा हुआ है, मैसेस राहुल ऑपरेट ए नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट टू विच गुड्स आर इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 25%। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूं कॉस्ट कितनी है सर 100, प्रॉफिट तो होलसेल प्राइस कितना हो गया। ठीक है सर, these outlets sell the goods at retail price which is wholesale price plus 20। समझ में आया, पिछले क्वेश्चन से अलग है। दिस इज अवर होलसेल प्राइस 125 इज होलसेल प्राइस विच इज कॉस्ट टू ब्रांच या फिर आउटलेट। ऐसा भी लिख सकता था ये कि 25% 20% वो कमाता है होलसेल प्राइस ना बोल करके आउटलेट की कॉस्ट टू आउटलेट भी बोल सकता था ये, लेकिन इसने नहीं बोला। कॉस्ट टू आउटलेट भी 125 ही है ना भाई, हमारे को जितने का रिसीव हो रहा है, मैंने आपको कोई सामान भेजा, मेरे लिए कुछ भी कॉस्ट हो लेकिन वो आपको उतने का पड़ेगा ना जितने का मैं आपको भेजूंगा, तो दैट इज होलसेल प्राइस। अच्छा ठीक है जी, तो ये 125 था। अब 125 का 20% कितना होता है 25। अगर मैं बोलता हूं, अब मैं ऐसे लिख सकता हूं हेड ऑफिस, ऐसे बनाओ अपने पास में, ये ब्रांच यानी कि आउटलेट, ये 100 यहां पे पहुंचा 125 का हो गया, और ये कस्टमर के पास पहुंचा तो 150 का हो गया। ठीक है ना, ओके। ठीक जी, अब ना आगे की ट्रांजैक्शंस के बारे में क्या लिखा हुआ है, कहता ओपनिंग स्टॉक है ये। अब यहां पे क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, आउटलेट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। लो जी मजा ही आ गया, एक ही एचपी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो ओपनिंग दिया हुआ है, गुड्स इनवॉइस दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिए हुए, लो जी लो, ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके दे दिए। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, एक पॉइंट आगे बढ़ गए हम, ये क्या है एबनॉर्मल लॉस। एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और आ गए, और ये क्लोजिंग स्टॉक। बताओ शुरू होते ही खत्म हो गया, बनाना क्या है स्टॉक अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टॉक रिजर्व अकाउंट। बताओ कितना आसान डाटा है, और सिर्फ एचपी ट्रेडिंग अकाउंट, वो क्या नाम है, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट बनाना है, और एक हमारे को स्टॉक रिजर्व अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। हाँ जी, इस तरीके से हमने अकाउंट बना लिए, और ये रहा क्वेश्चन, एक एक चीज उठाएंगे। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, गुड्स इनवॉइस टू लेट आउट दिया हुआ है, इससे स्टॉक बढ़ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 36,000, तीनों को पुट कर देते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी और टू गुड्स सेंड गुड्स रिसीव्ड लिख लो इसको अब, क्योंकि आउटलेट का है ना ये, रिसीव फ्रॉम एचओ। तो ओपनिंग था हमारे पास में 30,000, क्लोजिंग था 36,000, और गुड्स रिसीव्ड में था 3,24,000, 3,24,000। ठीक है जी, ओके। और हमारे को सेल्स दिया हुआ है, सेल्स नहीं दिया हुआ, एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है। एबनॉर्मल लॉस से हमारा स्टॉक कम हो जाता है। हाँ मतलब दिया, कहने का मतलब निकालना है यहां पे। ठीक सर, तो यहां पे दो चीजें और मैं लिख दूंगा, बाय एबनॉर्मल लॉस और बाय सेल्स।
सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट से आ जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब कि चाहे हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ हो चाहे सेल्स दी हुई हो, एक दूसरे से निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था 60,000 रुपए का, ठीक है जी। तो इधर लिख देता हूं मैं टू ग्रॉस प्रॉफिट 60,000। अब आप क्या समझते हैं, ये 60,000 रुपीज जो है ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ये कितने परसेंट पे है बताइए? ये कौन सा वाला 25% है? जो आउटलेट ने कस्टमर से कमाया था वो, या जो हेड ऑफिस ने ब्रांच? शाबाश। देखो आधे लोग कुछ बात कर रहे हैं, आधे लोग कुछ बात। अच्छा चलो मुझे एक बात का जवाब, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप लोग गलत जवाब दे रहे हैं तो हम गलतियां करेंगे ना, क्लास में ही करेंगे और कहां जाएंगे गलतियां करने के लिए, और कहां जाएंगे जी सर, आपके सामने ही करेंगे हम, कोई बात नहीं, मैं नाराज थोड़ी हूं। अच्छा मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो, ये 3,24,000 रुपए अपने किस अमाउंट पे है? 125 है ना। तो अगर ये 125 है तो जाहिर सी बात है सेल्स इससे ज्यादा हुई होगी ना। ऐसा तो नहीं है ना जितने का रिसीव किया उतने पे ही बेच दिया। अगर हम गलती करें भी तो सुधार कैसे करें उसका, मैं वो बता रहा हूं। तो हमने कहा 324 पे तो हमारा कितना परसेंट था? 125 था, उसके बाद हमने 150 तक ले गए थे, तो ये वो वाला 25 है, ठीक है ना। ओके, तो अब 60,000, इफ 60,000 रुपीज इज 25%, नहीं 125% तो 125% तो 324 है ना। चलो मैं सेल्स ही निकाल देता हूं, मैं सेल्स ही निकाल देता हूं, लो ये लो यहां पे ही निकाल देता हूं, टोटल ही कर लेते हैं। 60,000 अपने आप में कितना परसेंट है? 25% है ना। किसका 25%? 125 का या 150 का? 150 का। हमें तो सेल्स निकालनी है ना। 25 अपने आप में प्रॉफिट मार्जिन है, तो बताओ 100% यानी कि 150% कितना होगा? ये सेल प्राइस होगा ना। इफ ग्रॉस प्रॉफिट, पहले तो मेरे को एक बात बताओ, ये देखो ये हेड ऑफिस, ये ब्रांच और ये कस्टमर, और हम किसकी बात कर रहे हैं? इस वाले की अमाउंट की बात कर रहे हैं, इसकी, है ना, जो कि आपने मेरे को बोला अपने आप में 25% है, जो कि 60,000 है। अगर ये 25% अपने आप में 60,000 है तो हमें तो 150 पे जाना है ना। तो 150 कितना होगा? यानी कि वही तो हमारी सेल्स प्राइस होगी। कितना होगा ये? 3,60,000 रुपीज, ठीक है जी। अब बैलेंसिंग फिगर आ गई हमारे पास में, क्लोजिंग स्टॉक भी डिक्लेयर्ड है, क्लोजिंग स्टॉक भी डिक्लेयर्ड है, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी? ये हमारा एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा 18,000 रुपए, ठीक है जी। अब इस 18,000 रुपए को डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ले जाऊं? एबनॉर्मल लॉस, जी जनाब। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है किसका? ये आउटलेट का। हम ये फाइनल अकाउंट के हिसाब से ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना रहे हैं, फाइनल अकाउंट के हिसाब से। तो ये पूरा का पूरा 18,000 रुपए, 18,000 रुपए पूरा का पूरा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो वो इस अगर ग्रॉस, जी हाँ अलग करेगा वो। अच्छा अब हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिख सकते हैं बाय जीपी, जो हमारे पास 60,000 ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। हमारे कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए थे, कितने के दिए हुए थे? मेरे ख्याल 20,000 रुपए के दिए हुए थे। और अब हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, ट्वेंटी 22,000 ये आ गया जी हमारे पास में, ठीक। अब हमें आउटलेट स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाना है, स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाना है।
हाँ जी, बैलेंस बीडी कितना था? बैलेंस बीडी कितना परसेंट? 30,000 था ना। चलो इसको नीचे कैलकुलेट भी कर लेते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व किस पे? 30,000 पे। 30,000 का कितना? 25/125। हेड ऑफिस बना रहे हैं ना, तो कितना आ जाएगा ये? 24,000। कॉस्ट नहीं निकालनी भाऊजी, स्टॉक रिजर्व में प्रॉफिट आता है। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग कितना था इसका आउटलेट का? 36,000 का निकाल दो। 25/125 7,200, ठीक है ना। अब एंट्री क्या होगी? हेलो, स्टॉक रिजर्व कहां से बनता है? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर्स के ईयर्स से बनता है। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। स्टॉक रिजर्व कहां से बनाते हैं हम? सर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही बनाते हैं, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर से ही बनाते हैं, वहीं से तो कटता है ना ये। अच्छा जी, तो सेम ही एंट्री यहां पे भी होगी हमारे पास में। स्टॉक रिजर्व रिवर्स इसकी, अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। ये जो क्रिएट किया हुआ था लास्ट ईयर का, उसको एब्जॉर्ब कर लिया हमने। 6-6 हजार रुपए से दोनों अमाउंट बन जाएंगे। तो हम क्या कहते हैं? बैलेंस बीडी ओपनिंग में कितना था? बैलेंस बीडी ओपनिंग में था हमारे पास 6,000। देखो मैं समझाता हूं। स्टॉक रिजर्व कहां से क्रिएट हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस से। ये लास्ट ईयर का रहा होगा, अभी साल का ओपनिंग लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा, तो उसका स्टॉक रिजर्व तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट से बन चुका होगा ना। तो मैंने क्या लिख दिया? बाय बैलेंस बीडी। ठीक है जी, कितना? 6,000 रुपए। अब ये यूटिलाइज कर लिया हमने पूरा का पूरा इस साल, तो ये कहां लिख दूं मैं? टू पी एंड एल अकाउंट, इसके ही सामने ये जो मैंने एंट्री रिवर्स की है। और अब इस साल के एंड पे मेरे को एक नया बनाना पड़ेगा, मेरे को एक नया स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो उसको मैं क्या बोलूंगा? टू बैलेंस सीडी। वो था 7,200 और उसकी भी यही जर्नल एंट्री बन जाएगी क्रिएशन की। तो यहां पे मैं क्या लिख दूं इधर? बाय पी एंड एल अकाउंट। 7,200 का ये हेड ऑफिस ने बनाया। क्या सर, क्या बोलो? क्या चीज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 7,200 का बैलेंस सीडी है ना, ये वाला, ये रहा पी एंड एल से ये अगले साल यूटिलाइज होगा 7,200। मतलब ये क्लोजिंग है ना हमारा, ये अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। और इस साल के लिए हमने पी एंड एल से इसका स्टॉक रिजर्व को क्रिएट भी कर दिया। रिजर्व्स क्रिएट होते। एक बात बताओ, पी एंड एल क्या है? सर लाइबिलिटी साइड पे आता है। स्टॉक रिजर्व कहां पे आता है? रिजर्व्स कहां आते हैं सर? लाइबिलिटी साइड पे आते हैं। लाइबिलिटी जो बढ़ती है वो क्रेडिट होती है, जो घटती है वो डेबिट होती है। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रिएट हो रहा है स्टॉक रिजर्व, वहां से निकाला जा रहा है प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है जी।